सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नाज़रीन, मानसून आ नहीं रहा, मानसून आ चुका है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी है। कराची में भी घनघोर घटाएं छाई हैं और बादल बरस रहे हैं। महकमा मौसमियात पिछले एक माह से इन बारिशों की पेशगोई कर रहा था, जिसका आगाज हो चुका है। पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में प्री मानसून बारिशें जारी हैं। पंजाब में सूरत हाल अब तक बेहतर है, अलबत्ता जाफराबाद और जौब समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल रिपोर्ट हुई है। मौसम ने कराची में भी परसों हल्का सा ट्रेलर दिखाया और शहर का हाल बेहाल हो गया। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इलाकों में तेज बारिश रिपोर्ट हुई, जिसका पानी अब तक सड़कों पर खड़ा है। मुख्तसरन ये कि लगता यूं है कि कराची में सिर्फ साल बदला है, हाल नहीं बदला। अब भी पिछले साल वाली सूरत हाल है। नालों की सफाई हो नहीं पाई है, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। इंतजामिया की कारकर्दगी को मुंह चिढ़ा रहे हैं। सड़कों का कोई पुरसाने हाल नहीं। कराची का पिछले साल की बारिशों में क्या हाल हुआ था और इस बार जब बारिशें हुई हैं तो शहर में सूरत हाल अब क्या है, ये एक रिपोर्ट हमने बनाई है कंपैरिजन की। पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर उसके बाद जब वापस आएंगे फिर बात करेंगे। और कराची में बारिशें हों तो बिजली के पोल सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं और ऐसे में के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी भी काबिल तारीफ नहीं रही। बिजली के पोल्स ने पिछले साल कई अफराद की जानें ली और अब भी ये बड़ा खतरा बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ भी कुछ नहीं बदला है। वैसे भी बिजली के तारों से गुच्छे बने हुए हैं और कोई भी हादसा जो है वो पेश आ सकता है। किसी किस्म का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। सिंध हाई कोर्ट में इस हवाले से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आज एक और दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। कराची में पिछले साल किस तरह से कातिल खंभों ने तबाही मचाई है और इस बार सिर्फ 3 दिनों में 3 हलाकतें रिपोर्ट हुई। कुछ ही देर पहले आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे थे कि कारसाज के करीब एक मोटरसाइकिल सवार पर बिजली का तार टूटकर उसके ऊपर गिरा है और उसके बाद उसकी मौत वाक़ई हो गई है। यह कोई करंट लगने का मामला नहीं है, बिजली के तार टूटने का मामला। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि पिछले साल क्या सूरत हाल थी और के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी क्या थी, फिर मजीद बात करेंगे। जी, सूरत हाल आपने देखी कि पिछले साल करंट लगने से, तार टूटने से 35 अफराद की जान गई और सबकी जिम्मेदारी जो है वो नेपरा की रिपोर्ट में के इलेक्ट्रिक पर डाली गई है। ये कोई ऐसी खबर या किसी पर इल्ज़ाम नहीं। नेपरा ने खुद जब तहकीक की कोर्ट के कहने पर, उसके बाद उन्होंने के इलेक्ट्रिक को जिम्मेदार ठहराया था। हम आज बात करेंगे इस सूरत हाल पर। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार, इस वक्त चीफ न्यूज़ ऑफिसर बोल फैसल अजीज़ साहब मौजूद है। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची शुएब बरनी भी हमारे साथ हैं। कुछ देर पहले वो रिपोर्ट भी कर रहे थे कारसाज पे अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। फैसल अजीज़ साहब, ये हर साल मामला है कि के इलेक्ट्रिक हो, नालों की सफाई हो, लेकिन जिम्मेदारी किसकी नहीं है। के इलेक्ट्रिक के हवाले से अगर हम बात करें तो अब के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हुकूमती जमातें भी एहतजाज कर रही हैं। ये इतना बेकाबू किस्म का इदारा है कि कोई इसको ना लगाम डाल सकता है, ना इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि इन्होंने तो अपनी कारकर्दगी सिर्फ इतनी है कि जैसे ही बारिश हो जाए तो बिजली बंद हो जाती है, जैसे ही लोड पड़ जाए तो पूरे का पूरा शहर जो है वो तारीकी में डूब जाता है। के इलेक्ट्रिक सुधरने वाला नहीं है। मुदस्सिर, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल पीटीआई की गवर्नमेंट के सामने भी आके खड़ा हो गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के सामने भी खड़ा है और ये सवाल कई सालों से खड़ा है। इस सवाल का जवाब जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है उस वक्त जब ये इनके मालिकान मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से, हुकूमत के रहनुमाओं के साथ पर्सनल रिलेशनशिप में होते हैं, उन्हें चंदा दे रहे होते हैं, उनकी बातों के ऊपर साथ खड़े होते हैं, मैनिपुलेट हो जाता है और लोगों के मसाइल, लोगों की जानों के इश्यूज कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। असल में कराची में मसला हल करने के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ शहरों के, कुछ ममालिक के मॉडल को फॉलो करना चाहिए। अब जैसे कि सिंगापुर के मॉडल को फॉलो करना चाहिए, जहाँ पे तकरीबन इस वक्त 8 कंपनियां बिजली फरोख्त कर रही हैं। इसकी मोनोपोली तोड़ने की जरूरत है। 5, 6, 8 कंपनीज को कराची में ऑफर होने चाहिए कि आप बिजली प्रोवाइड करें, अगर मुझे सर्विस अच्छी मिलेगी तो मैं आपकी बिजली लूंगा, जिसको बिजली अच्छी, सस्ती और अच्छी सर्विस मिलेगी वो उसकी बिजली लेगी। जिस तरह से यहाँ पे
सेलुलर कंपनीज हैं जिसकी सिम आप जिसकी सर्विस अच्छी होती है आप उसकी सिम लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट चेंज करने पड़ेंगे। ये जो गवर्नमेंट को कमीशन देके किकबैक देके पॉलिटिकल लोगों को देकर कई चलती आ रही और उसने बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह कराची को पकड़ लिया है कि लोगों को मारेंगे भी, लोगों को केस कर देंगे, उनको बोलने नहीं देंगे। बहुत सारे ऐसे लोगों के ऊपर केई ने केस किए हैं कि वो केई के ऊपर बात नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, बहुत सारे एनजीओ के लोग हैं, वो कराची इलेक्ट्रिक पे बात नहीं कर सकते हैं, उनके खिलाफ स्टे ऑर्डर लिया हुआ है जी। तो केई जो एक माफिया के तौर पर चल रहा है, सियासी जमातों को, मुख्तलिफ कंपनीज को, गवर्नमेंट के लोगों को, नेपरा के लोगों को उसने अपने काबू में किया हुआ है और लोग मर रहे हैं। बिजली नहीं है, महंगी तरीन बिजली है कराची की, अभी रेट्स फिर बढ़ा दिए हैं, लाइट नहीं होती और कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। मैं आपको एक और चीज बताऊं मुदस्सिर, रिसेंटली क्या हुआ है, इकराम सहगल साहब जो कि केई के चेयरमैन थे जी, उन्होंने एहतजाजन इस्तीफा दिया है। केई की मिनापली, केई के जो जालिमाना मामला थे उसके ऊपर इकराम सहगल साहब ने एज ए चेयरमैन इस्तीफा दे दिया। वहां पे जो सूरत हाल कराची इलेक्ट्रिक के अंदर है उसमें अहदाफ हासिल करना, जिद करना और उसके बाद जो प्रेशर आए वो प्रेशर अपने दोस्तों आकाओं के जरिए उसको हैंडल कर लेना, ये रेगुलर बेसिस के ऊपर हो रहा है। हम देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेबस नजर आती है, इस वक्त पीटीआई बेबस नजर आ रही है। जब पीटीआई के हवाले से आप बात कर रहे हैं तो पीटीआई के इस वक्त रहनुमा अलीम आदिल शेख साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये अब आप के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, वफाक में आपकी हुकूमत है, वफाक ही के इलेक्ट्रिक को काबू कर सकता है, तो आपको एहतजाज की नौबत आन पड़ी है, क्या वजह है? देखिए, के इलेक्ट्रिक जो है वो 2009 में अबराज ग्रुप के हवाले हुआ और उससे पहले वो दूसरी किसी कंपनी को प्राइवेटाइज हुआ था 4 या 5 या 6 में जी। अब उसके बाद जैसे बहुत सारे मुआहदे हमारे मुल्क में हुए हैं, रेकोडिक का, LNG का और इसी तरीके का मुआहदा के इलेक्ट्रिक से भी हुआ है जो कि 2023 तक है। के इलेक्ट्रिक अब डायरेक्टली वफाक के कंट्रोल में उस तरीके से नहीं है जैसे कि हेस्को, सेप्को, लेस्को, बाकी डेस्कोस कंपनीज इस तरीके से नहीं है सही। और इस तरीके से उसको उन्होंने उस मुआहदे की आड़ में के इलेक्ट्रिक ने जकड़ा हुआ है कि अल्टीमेटली हमारे वोटर्स जब बेचारे घर से बाहर बैठेंगे, हम लोग बैठेंगे, जब लोग तंग होंगे तो हमें भी ज़मीन पर बैठना पड़ेगा। लेकिन आज से 5 रोज़ कबल गवर्नर हाउस में एक मीटिंग हुई थी, उसमें उससे पहले हम समझते थे कि शायद कोई इशू हमारे गवर्नमेंट की साइड पर हो, कहीं कोई चीज़ हमने ना की हो। उसके अंदर साबित हुआ था कि ऐसी बात नहीं थी और अमर अयूब साहब ने के इलेक्ट्रिक के CEO की मौजूदगी में कहा था कि जी, उन्होंने बताया था कि गैस इनको मिल रही है, फर्नेस ऑयल इनको मिल रहा है, जो इनकी रिक्वायर्ड बिजली है वो नेशनल ग्रिड से इनको मिल रही है। इन्होंने उस वक्त जो एग्रीमेंट के तहत $2 अरब जो इन्वेस्ट करना था इन्होंने इसके अंदर के इलेक्ट्रिक के अंदर, वो इन्होंने नहीं किया। तांबे की तारें इन्होंने चोरी की। आप समझ सकते हैं कि जो गैर मुल्की कंपनी से जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसको उस तरीके से उठा के नहीं फेंका जा सकता, उसके अंदर गवर्नमेंट बंधी हुई होती हैं। लेकिन हम तहरीक इंसाफ के जिम्मेदार हैं। हमारे सामने फेडरल मिनिस्टर ने, उस सेक्रेटरी पावर भी मौजूद थे, एक कासिम शहजाद साहब जो है नए SAPM वो भी मौजूद थे। उनके सामने उमर अयूब साहब ने कहा था कि के इलेक्ट्रिक को हम सब कुछ दे चुके हैं, लेकिन अब जो कुछ कर रहा है वो गलत का काम के इलेक्ट्रिक कर रहा है, उसे करना चाहिए। लेकिन नेपरा के कंट्रोल में है, नेपरा से भी हम राब्ते हैं, हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह नेपरा के जरिए जो भी मामला हैं उनको हल किया जाएगा। चूंकि के इलेक्ट्रिक को पता है 2023 तक इसने रहना है, तो जितना लूट मार करनी है, जो पैसे खाने हैं, जिस तरीके से ओवरप्लिंग करनी है, जो जुल्म करना है वो कर देगा। वो एग्रीमेंट में बंधा हुआ है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा, कुछ ना कोई रास्ता निकलेगा। नेपरा ऑन बोर्ड है, इंशाल्लाह इस मसले को हम हल करेंगे। बिल्कुल सर, अभी 2023 तक तो खैर बहरहाल कराची वालों के लिए कोई रहम नहीं है के इलेक्ट्रिक के पास, लेकिन नेपरा जैसा इदारा है जिसने पिछले साल भी रिपोर्ट दी थी कि 35 अफराद जो जाँ बहक हुए करंट लगने से, उनमें बेशतर के जिम्मेदार, उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि के इलेक्ट्रिक है। लेकिन उसके बावजूद नेपरा जो एक रेगुलेटर इदारा है, तमाम डेस्कोस कंपनीज के भी और प्राइवेट कंपनी के इलेक्ट्रिक को भी, वो भी रिपोर्ट भी दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो शेख साहब, ये फिर अलमिया है कि रियासत के अंदर एक रियासत एक कंपनी आके बना ले और उसको कोई पूछ ही ना सके। देखिए, उस नेपरा ने तो अपनी रिपोर्ट दे दी ना। अगर नेपरा का इनके साथ कोई मामला होता ऊपर नीचे तो कभी रिपोर्ट ना देते, लेकिन उसके बाद FIR काटना किसकी जिम्मेदारी थी? सूबाई हुकूमत की।
सिंध में सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। सिंध में चीज़ों को उस रिपोर्ट के बुनियाद पे एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है, हुकूमत किसके पास है, आईजी किसका है, एडिशनल आईजी किसका है, एसएसपी किसका है। या तो एफआईआर कटवाते वो लोग जाकर, शायद उन लोगों के साथ इन्होंने मामला कोई बातचीत की हो इन्होंने, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर लोकल सब्जेक्ट है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, पुलिस जो है सूबाई हुकूमत के अंडर में आती है। तो पीपल्स पार्टी का देखें, नेपरा ने तो कह दिया 35 लोगों के कत्ल की जिम्मेदार है के इलेक्ट्रिक। अब उसके ऊपर उस रिपोर्ट पे इम्प्लीमेंट कराना किसका काम था? पुलिस का काम था, सिंध गवर्नमेंट का काम था, होम डिपार्टमेंट का। वही होम डिपार्टमेंट जो जीआईटीज को तो रोक लेता है लेकिन के खिलाफ कार्रवाई नहीं का, इसलिए कि इन्होंने के इलेक्ट्रिक के मालिक आरिफ नकवी को 2011 में निशान इम्तियाज दिया था। चूंकि 2009 में आरिफ नकवी ने इनको जबरदस्त डील दी थी, उसकी वजह से इन्होंने उसको 2011 में निशान इम्तियाज दिया था सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी के दौर में। बात करते हैं, हमारे साथ इस वक्त वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया शाह साहब। सबसे पहले तो सर ये बताएं कि कराची का कोई वाली वारिस है, सिंध हुकूमत या मेयर कराची, जिम्मेदारी किसकी है, किससे जाकर सवाल किया जाए, किससे फरियाद की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखिए, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम में से कोई भी बरीउल ज़िम्मा नहीं है। सिंध गवर्नमेंट हो या मेयर साहब हो या जो डीएमसीज़ के चेयरमैन हैं, हम सबको अपना काम करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी हम अपनी समझते हैं, क्योंकि कराची हमारा है, यहाँ के रहने वाले शहरी बहन भाई, हमारे बुज़ुर्ग बच्चे, उनकी तकालीफ़ का हमें एहसास है। इशू ये है कि जो अगर आप बात करें अभी हालिया बारिशों की या जो मानसून का सीज़न है, उसमें कुछ नाले जो हैं 38 के करीब बड़े नाले जो हैं वो केएमसी से रिलेटेड हैं और उनकी सफाई और उनका सारा सिलसिला रखना उनका काम है। फिर छोटे नाले आ जाते हैं डीएमसीज़ के, फिर वाटर बोर्ड का जो इशू है, सेवरेज और वाटर बोर्ड का कुछ आ जाते हैं। इसी तरह कुछ और भी इश्यूज़ हैं वहाँ पे। लेकिन फंड्स की कमी की वजह से हमेशा सिंध गवर्नमेंट जो है वो ख़ास तौर पर केएमसी को सपोर्ट करती है कि वो ये सारे नालों की सफाई हो ताकि चोक ना हो। चोकिंग पॉइंट्स ख़ास तौर पर क्लियर कर दिए जाएं। जब बारिशें हों तो पानी जो है वो रोडों पे या गलियों महलों में ना ठहरे। लेकिन इस दफ़ा हमने स्वीप के तहत, जो वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है, सिंध गवर्नमेंट ने उसके साथ MOU किया, मुआहदा किया कि इन जो नाले हैं इनको प्रॉपर साफ़ किया जाएगा और एक परमानेंट उसका हल किया जाएगा। होता ये है कि नाले सफाई हो जाती हैं लेकिन एक्सवेंजर दीगर लोग फिर वही कचरा गंद उन्हीं नालों में डाल दिया जाता है। तो इसका एक प्रॉपर तरीक़ेकार बनाने के लिए हमने एक मुकम्मल प्लान बनाया है और उसके तहत अब नालों की सफाई हो रही है, जो एमरजेंसी बुनियाद पर। कुछ डिले ज़रूर हुआ है, ये 1-1.5 माह पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन कोविड की वजह से आपके इल्म में है कि वर्ल्ड बैंक और दीगर टीमें यहाँ पे आ नहीं रही थी, तो इस वजह से वो डिले हुआ है। लेकिन अब वो काम जो है बहुत तेज़ी से जारी है और वहाँ पे हम लोग ख़ुद उसको सुपरवाइज़ भी कर रहे हैं। बल्कि इस दफ़ा इस जो सफाई का काम है, नाला सफाई का, उसको ट्रांसपेरेंट किया गया है। उसके 3 टियर बनाए गए हैं जिसमें नेस्पाक को भी इन्वॉल्व किया गया है, KMC भी है, फिर हमारा जो डिपार्टमेंट है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से स्वीप का, वो भी उसको लुक आफ्टर किया। अब जी आपने नाला सफाई करनी है और इतने करोड़ रुपए आपको दे दिए, ऐसा नहीं किया इस दफ़ा उसका मैकेनिज़्म ऐसे बनाया है कि जो भी कचरा नालों से निकाला जाएगा उनको लेकिन सर ये काफी खासी देर हुई है। आप देख रहे हैं कि मानसून का तो आगाज हो गया है, बारिशों के पानी आते रहेंगे, चीजें होती रहेंगी, साथ साथ साफ होगा या नहीं होगा? जी बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम इससे बरीउल ज़िम्मा नहीं है। हम ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट हमारी है, हमने इस पे काम, लेकिन ज़ाहिर है इन जो इदारे हैं इन पर उस तरह की दस्तरस हमें नहीं है। इसी वजह से हमने कहा था कि हमें भी नुमाइंदगी दी जाए। जो 2 या 3 डायरेक्टर फेडरल गवर्नमेंट के हैं तो उनमें से एक कम करके सिंध गवर्नमेंट का एक डायरेक्टर हो, ताकि हमारा प्रॉपर अमल दखल इसमें हो सके। लेकिन हम इनसे बात करते हैं, इनको तंबीह करते हैं और कि ताकि ये बेहतरी लाएँ।
ये जो होते थे जिसकी वजह से लोगों की अमवात हुई हैं, बड़ी अफसोसनाक, लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जानों का। इस दफ़ा इन्होंने काम किया है, बहुत सारी जगहों पे वो इश्यूज़ कम हुए हैं, लेकिन अब भी इम्कानात बहुत हैं, क्योंकि प्रॉपर तौर पर 100% इन्होंने उस पर काम नहीं किया। तो उनके लिए हमने इन्हें बारहा कहा है कि उस पर काम करें। ठीक है शाह साहब, आपकी बात ठीक हो गई कि ये के इलेक्ट्रिक में वफाक के भी ज़ेर इंतज़ाम नहीं, आपके ज़ेर इंतज़ाम नहीं, उनको भी नहीं जवाब दे, उनको भी नहीं जवाब दे, तो फिर हम के इलेक्ट्रिक के मामला को आगे चलते हैं और बात अब आपके जो ज़ेर इंतज़ाम है उन पर भी बात कर लेते हैं। फैसल अजीज़ साहब और मैं हरीम आदर शेख सबसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कराची में इस वक्त मौसम कैसा है और उसके हालात क्या है उसके बाद बात होगी। मरियम हसन हमारी नुमाइंदा हमारे साथ हैं। मरियम, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है, क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया मरियम, हमें आगाह करेंगे। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। हरीम आदल शेख साहब, ये के इलेक्ट्रिक तो बहरहाल किसी के ज़ेर इंतज़ाम नहीं है, लेकिन जिनके ज़ेर इंतज़ाम है ये सूबा और ये शहर, यानी कि वज़ीर बल्दियात हमारे साथ हैं और इस वक्त जो शहरी हुकूमत है कुछ अजला उनके अंडर हैं, ना वहाँ सफाई है ना वहाँ सफाई है। आप लोगों को बड़ा एक भारी मैंडेट मिला है इस शहर से, MPS की सूरत में, MNS की सूरत में। तो शेख साहब, वो जो मैंडेट है वो किस तरह से रिफ्लेक्ट हो? वफाक से को 15 करोड़ रुपए हर MNA के हिस्से में आए, वो भी कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो इस शहर का कौन पुरसान हाल है कि इसके शहर की सड़कें साफ़ हो जाएँ, गलियाँ साफ़ हो जाएँ, नालों से कचरा निकल जाए? देखिए, एक तो मैं शाह साहब की बात में, चूँकि आवाज़ नहीं आ रही है मुझे तो सुन नहीं सका हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि सूबे में 18वीं तरमीम है और इस 12 साल में जब हम पीपल्स पार्टी का जिक्र करते हैं तो हमारे मोहतरम शाह साहब, मेरा ख्याल है कि ये वज़ारत बल्दियात पहले पता नहीं कौन था, फिर टप्पी साहब, शर्जील मेमन साहब, जाम खान शोरो साहब, सईद गनी साहब, मतलब इन 12 साल में सबसे ज़्यादा वज़ीर बल्दियात के तब्दील हुए हैं। और शाह साहब पहले एक दफ़ा फिर इनको हटा, फिर ये कुछ महीने पहले दोबारा आए हैं। तो बात यह है कि बल्दियात 18वीं तरमीम है, उसको समझ के आप बात कीजिएगा। 18वीं तरमीम में ये कचरा, ये गटर, ये पानी, ये सारा कुछ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिंध गवर्नमेंट के पास, वाटर बोर्ड सिंध गवर्नमेंट के पास, तमाम ये सिविक इदारे सिंध हुकूमत के पास, और फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकती। जब पिछले साल हमने बात की थी, जब ये सफाइयाँ नहीं कर रहे थे, हमने कहा ठीक है फिर आते हैं 149(4) के तहत पूरे सिंध में कार्रवाई डालते हैं, उनको बताते हैं, डायरेक्शन देते हैं सिंध को कि भाई वो कचरा उठा लो, वो पानी साफ़ कर दो, वो गटर साफ़ कर दो, वो नाले साफ़ कर दो। उसके ऊपर भी भौचाल उठा दिया गया। तो बात यह है कि हमारे MNAs को बिल्कुल MNAs के हलकों में SDG गोल्स के तहत 15-15 करोड़ रुपए खर्च अगर हो रहे हैं, यहाँ तो अरबों रुपए खर्च हुए, वो नज़र नहीं आ रहे। हमारे MNAs का काम चलिए, अगर आपको अपनी टीम दीजिए बोल की, हम तमाम आपको प्रेजेंटेशन देते हैं पूरे कराची के हलकों में कितने प्रोजेक्ट्स हैं, किस पे क्या खर्चा आया, ग्राउंड पे क्या हो रहा है। लेकिन मैं दरख्वास्त करूँगा कि इसमें हमारे मैंडेट में ये गटर साफ़ करना, हमारे मैंडेट में हमें मैंडेट मिला है, हम तो मुतासरीन हैं, हम तो सिंध हुकूमत के मुतासरीन हैं कि हमारे वोटर्स गटरों में फंसे हुए हैं, हमारे वोटरों के पास पानी नहीं है, हमारे पास कचरा फंसा हुआ है। देखिए 18वीं तरमीम में MNA बन जाना, MPA बन जाना अलग बात है, लेकिन इख्तियार किसका है? हमारे पास MPA के पास 1 रुपये, मैं यहाँ मौजूद हूँ, 1 रुपये का, 1 रुपये, नॉट अ सिंगल पेनी कोई ऐसा है जो कि फ़ंड के तौर पे मेरे पास आया हो, हमारे MNAs के पास आया। आप चलिए ना, हम आपको एक हल्के में, आप बेशक हमारा मीडिया प्रेजेंटेशन देते हैं कितने हल्के में कौन कौन से काम हो रहे हैं, ग्राउंड पे भी नजर आएंगे। लेकिन अरबों रुपए का बजट जो लोकल गवर्नमेंट में आया, जो कई 10, 12, 15 तो मेरा ख्याल है वजीर आ गए होंगे, 10 के करीब तो इनके अदवार में आया, और वाटर बोर्ड इनकी जिम्मेदारी है, लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब लाजिम बात है कि
12 साल की पूरा पैकेज को लेना पड़ेगा, चंद माह में तो कोई कुछ नहीं कर सकता। पिछले 12 साल में पीपल्स पार्टी ने न नाले साफ किए, ना कचरा उठाया, ना पानी दिया, K4 नहीं दिया। आज कराची प्यासा है, सिंध गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई बड़ा प्लान नहीं किया कूड़ा करकट उठाने के लिए, बस वो रिवायती काम कर रहे हैं। हम तो मुतासिर असल में इस शहर की जिम्मेदारी भी नहीं ली जा रही होती। कोई कह रहा होता है कि शहरी हुकूमत का ये इलाका है, ये काम बल्दियात का है, वजीर बल्दियात का, और ये काम मेयर कराची का है। अब एक ही नाले कचरा निकालना किसी और का काम है, कचरा उठाना सॉलिड वेस्ट का काम है। अब ये बड़ी एक कंफ्यूजन सी रही है। अरशद वोरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी मेयर भी रहे। हमारे अलावा सबका काम है, हमारे अलावा सबका काम है। मैं थोड़ा सा ये भी कोई नहीं, हमारा बिल हम मुतासिरीन है, सही हम मुतासिरीन है इसके अंदर सिर्फ। ठीक, बिल्कुल सही हो गया। तो अरशद वोरा साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के रहनुमा हैं, डिप्टी मेयर की हैसियत से काम भी शहर में कर रहे हैं। तो वोरा साहब, ये किसकी जिम्मेदारी है? लोकल गवर्नमेंट की है, बल्दियात की है जिसकी जिम्मेदारी है, या दोनों की है? दोनों काम नहीं करते हैं। और ये मेयर कराची कहते हैं उनको फंड नहीं मिले, उनके पास इख्तियारात भी नहीं है। क्या इतने बेख्तियार हैं कि वो सफाई नहीं कर पाते, और वजीर बल्दियात के पास कुछ है नहीं कि वो काम नहीं कर पाते? अरशद वोरा साहब, आवाज नहीं आ रही है। जी अरशद वोरा साहब, आप सुन सकते हैं सर? मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि ये किसकी जिम्मेदारी है? मेयर कराची कहते हैं उनके पास फंड्स नहीं है, ना उनके पास इख्तियार है, और वजीर बल्दियात हैं वो कहते हैं जिम्मेदारी शहरी हुकूमतों की, हमने उनके जिम्मे हर चीज़ कर दी है। तो ये फिर जिम्मेदारी किसकी है सर? देखिए, ये जिम्मेदारी ओनरशिप की है। ओनरशिप अगर कोई लेगा तो फिर वो जिम्मेदार भी बनेगा। अनफॉर्चुनेटली चाहे वफाक हो, चाहे सूबाई हुकूमत हो, चाहे बल्दियात हो, किसी ने ओनरशिप ली नहीं है। मैं कल भी शायद आपके प्रोग्राम में एक बात कही थी कि अभी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अली मादिल शेख जो है वो कराची के लिए काफी जो है वो आवाज उठाते हैं, लेकिन मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि देखें, एक प्रोजेक्ट अभी फेडरल ने किया है मंगोपीर रोड का, अरबों रुपए की सड़क बनाई है उसमें। वो उसकी तख्ती भी जो है वो क्या कहते हैं, ओपनिंग सेरेमनी भी की, वो प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आए तो उन्होंने गवर्नर हाउस में की। उस सड़क को आके देख लें जो अरबों रुपए से अभी रिसेंटली फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई है। वहां पे इस बारिश में इतना बड़ा स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाया है, और आप यकीन करें जिस तरीके से वहाँ पानी जमा है, मतलब समझ में नहीं आता कि ये सड़क जिसको बने हुए अभी 4 माह भी नहीं हुए, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी हुए 4 माह भी नहीं हुए, उसका ये हाल है। खैर एनीवे, अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे मैंने आपको कहा कि ओनरशिप की बात है, तो हर एक की इसमें मोरद इल्जाम है। अगर वसीम अख्तर साहब जो मेयर हैं वो ये कहते हैं कि हमें फंड नहीं मिल रहे, तो अभी बारिश से 2 दिन पहले जो है वो फोटो सेशन उनका और नासिर शाह साहब जो बल्दियात के मिनिस्टर, उनका फोटो सेशन क्यों हुआ? ये सफाइयों के नाम पे फंड जारी होते हैं। फंड जो है अभी तक मुझे अच्छी तरह पता है, तो उन्होंने कहा कि अभी ये वर्ल्ड बैंक के साथ जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मुझे जो साइन किया हुआ है वो, लेकिन इससे पहले ये जो इनको हर साल 50 करोड़ रुपए जो मिलते थे नाले साफ करने के, जबकि 50 करोड़ का इसमें खर्चा भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 50 करोड़ रुपए मिलते थे, तो वो क्या किया? और देखें, ये सारा जितने भी नालों का इशू है, नालों का इशू है। अच्छा वोरा साहब, आप कह रहे हैं 50 करोड़ रुपए मिलते, 50 करोड़ रुपए। सर आप भी डिप्टी मेयर हैं, कितना खर्च होता है कि नालों की सफाई हो जाए? मैंने तो एक बारिश के अंदर जो है मेजर नालों की सफाई करवाई थी, उसमें 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अच्छा, तो ये तो अभी तो 50 करोड़ रुपए मिलते हैं, 50 करोड़ से तो पूरा शहर साफ हो करवाई थी। हर नाले पे मैं जो है खुद जाता था, 1-1 घंटा मौजूद रहता था, और मैंने तो करवाई है। मैंने मशीनरी भी सारी हायर की, उनकी पेमेंटें भी की, तो मुझे अच्छी तरह पता है कि ये बहुत पीर मार लें तो 10 से 12 करोड़ से ज्यादा। लेकिन इशू ये नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ा मेजर इशू जो है ये नालों का। ये नाले जो हैं आपके, ये चौक क्यों होते हैं? आपका कचरा जो है वो लैंडफिल साइट पे जाता ही नहीं है। तो सबसे बड़ा जो इशू है कराची का, जो कचरे का इशू है, जिसके लिए मेरे ख्याल से हर एक ने अपने अपने जो है खाली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई कुछ नहीं कर सका। ये कचरा अभी आप ये देखेंगे कि पहले तो ये नालों में भी जाता था, अब तो लियारी एक्सप्रेस वे से अगर आप गुजरेंगे तो आपको हर यूनियन काउंसिल का कचरा वहां पे नजर आएगा, लियारी एक्सप्रेस वे के अंदर, लियारी रिवर में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये चीज कंटिन्यू रही तो अगले 5-7 साल में आप लियारी रिवर को खो देंगे, और वो भी एक लैंडफिल साइट बन जाएगा पूरे 12 किलोमीटर का या जितने भी किलोमीटर का लियारी एक्सप्रेस वे। तो ये सारा मिसमैनेजमेंट है, विजन नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है,
वो एक टारगेट लेके आते हैं कि भाई ये 4 साल का टारगेट है, 5 साल में जो है हमने इतने अरब रुपए बनाने हैं और उसके बाद हमने चले जाना है। किसी ने पूछना पहुंचना तो होता नहीं है। अब तक तो यही होता चला आ रहा है। जहाँ तक देखो ये चीजें नामुमकिनात में से नहीं है। इन चीजों में मतलब ये कि सिंध गवर्नमेंट की ही बात कर लें, सिंध गवर्नमेंट के बाद अगर बल्दियात है तो सिंध गवर्नमेंट का ये सिर्फ कराची का हाल नहीं है। आप अगर जो है अंदरून सिंध चले जाएं, आप देही इलाकों में चले जाएं तो वहां पे पानी के इशूज हैं। K4 का भी अली मादिल शेख ने कहा कि K4 नहीं हो सका, लेकिन K4 देखें अब K4 की ओनरशिप वफाक ने ले ली है। अब मैं ये समझता हूँ K4 इज मैक्सिमम मैटर ऑफ 1.5 ईयर। अगर सिंसियरी से चाहें बोलें, कराची जो सिर्फ अपना सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो है वो 125 अरब रुपए देता है सूबे को, ये सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, तो उसी पैसे को अगर 2 साल में खर्च कर दें तो सिंध गवर्नमेंट भी बना सकती थी। अब अगर फेडरल गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट अपने पास ले लिया है तो फेडरल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कोई चीज तो कराची को ऐसी दे दे जिससे कि लोग फखर से कह सकें। अभी तक तो K4 का मंसूबा पिछली हुकूमतों के दौर से है, लेकिन वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया। वो भी एक ख्वाब है। मैं फैसल साहब से भी बात करूंगा, वो हमेशा से ये बात करते हैं शहर में बहुत ज़्यादा एंटिटीज़ हैं, लेकिन मैं ये ऑनरशिप के हवाले से शाह साहब से पहले सवाल करूँ। शाह साहब, ये सिंध हुकूमत की हिस्से की जिम्मेदारी क्या है? आपको वो क्लियर कीजिए कि आप शहरी हुकूमत की जिम्मेदारी क्या है? देखिए, ये नाले सफाई करवाना, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये कारपोरेशन का काम है, लेकिन उनकी फंड्स की कमी की वजह से सिंध गवर्नमेंट हर साल उनको सपोर्ट करती है, तो लेकिन उसका एक प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। इसी वजह से वर्ल्ड बैंक के तवस्सुत से हमने स्वीप का एक प्रोग्राम जो है उसके तहत इसका प्रॉपर सिस्टम बनाया है ताकि इसका इशू आए। और फिर इसी तरह जो वाटर के इश्यूज़ हैं, सेवरेज के ख़ास तौर पर सेवरेज और ड्रेनेज के हैं, उसके लिए भी हम एक प्रॉपर एक सिस्टम लाए हैं ताकि इसको बेहतरी हो। और जिन शहरियों को कुछ मुश्किलात पेश आती हैं उनसे माजरत करते हैं। बारिशें जब आपके सामने होती हैं थोड़ा सा इशू ज़रूर होता है, लेकिन ये पूरी दुनिया में है कि जब भी बहुत तेज़ बारिश हो, ज़्यादा बारिश हो, तो कुछ ना कुछ इश्यूज़ आते हैं। आप मीडिया पे दिखाते हैं, आपके तवस्सुत से ही हम देखते हैं कि चलें पूरे पाकिस्तान के शहरों में तो नज़र आता है पानी, लेकिन दुनिया के बेशतर ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी जब क्वांटम से ज़्यादा बारिश हो तो यही सूरत हाल होती है। लेकिन सर वहाँ ये नहीं होता कि 3-3 दिन तक पानी, और वहाँ के नालों की ये सूरत हाल नहीं होती कि वो साफ़ ही ना हो पूरा साल, और जब मानसून की पहली बारिश हो तो तब पहला नाला सफाई का आगाज़ किया जा सके। फैसल अजीज़ साहब, आप बात करते हैं इस शहर में शहरी हुकूमत के अंडर हैं, सिंध हुकूमत के अंडर हैं, डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं। ये इस शहर तकरीबन को 6 से 7 हिस्सों में बटा हुआ है, लेकिन कोई भी अपनी जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं, एक दूसरे के सर पर सेरा सजाते हैं। तो फिर ये शहर पिछले सालों की तरह जब हम ट्रांसमिशन करते हैं बिल्कुल वैसी सूरत हाल है। ये शहर आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा 2021, 22, 23? देखिए, मेरा ख्याल ये मुदस्सिर के हम सॉल्यूशंस की तरफ अगर डिस्कशन करेंगे तो हमें कुछ ऐसी चीज मिले जिससे हम इस मसले को हल की तरफ ले जाएं। एक मामला है बिजली का। दुनिया के अंदर कितने मॉडल हैं, कराची के साइज की जो शहर हैं या ममालिक हैं, वहां पे बिजली की सप्लाई और उसका मैकेनिज्म क्या है, और क्या सिंध हुकूमत, मेरे मोहतरम भाई नासिर हुसैन शाह साहब बहुत समझदार हैं, बहुत सारी चीजों को हल करते हैं, हल करने की तरफ ले जाते हैं। क्या सिंध गवर्नमेंट केई के पास से मिनोपोली लेकर 2, 4, 5 कंपनियां खड़ी कर सकती है कि बिजली अब बहुत सारी कंपनियां प्रोवाइड करें, 2-3 कंपनियां प्रोवाइड करें, मिनोपोली केई की तोड़ें? और पीटीआई ने इतने सारे वोट लिए कराची से, वो इसका साथ दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दें और बाकी जमातें भी साथ दें। असल में मिनोपोली एक मसला कि पानी की वजह भी बनता है, पानी की किल्लत की वजह भी बनता है कि बिजली नहीं है, सनतें नहीं चलती, बिजली नहीं है, बिजली महंगी है, मिनोपोली है। सिंध का कोई सिंध हुकूमत का डायरेक्टर केई के अंदर नहीं है, निपरा फैसले केई मानता नहीं है। तो ये जो हर धर्मी है केई की, इसको तोड़ने के लिए, इसकी मिनोपोली को तोड़ने के लिए जरूरत है कि 2-3 कंपनीज कराची में शुरू हो जाए और जो अच्छी सर्विस दे, जो सस्ती सर्विस दे, जो बेहतरीन सर्विस दे, उससे सारिफीन जो है बिजली लें।
वक्त की जरूरत है। सिंगापुर के अंदर 6 या 8 कंपनियां प्रोवाइड कर रही है बिजली। बॉम्बे के अंदर, इंडिया का शहर बॉम्बे इक्वल टू ऑलमोस्ट कराची है, 7 के करीब कंपनियां प्रोवाइड कर रही है बिजली। यहाँ पे एक कंपनी क्यों है जिसकी मोनोपोली की वजह से सारा टेंशन है, एक चीज। दूसरा ये कि ये हलीम आदिल शेख साहब बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये बात उनकी काबिल एतराज है कि हम मुतासरीन हैं। अरे भाई, आप मुतासरीन कैसे हैं? आपने 14 सीटें ली हैं। अगर आपके प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ से मुंतखब होना था, हो गए। अगर इस शहर के बारे में आप हल नहीं निकालते, सिंध गवर्नमेंट के साथ नहीं बैठते, वज़ीर आला सिंध को अहमियत नहीं देते, सिस्टम को चलाने के लिए आगे नहीं बढ़ते, अन्ना के साथ आगे रहते हैं, तो शहर के मसाइल कैसे हल होंगे? 70% रेवेन्यू देने वाला शहर, वफाक को 90% रेवेन्यू देने वाला सिंध को, यहाँ पे ईगोज की वजह से मसले मल्टीप्लाई हैं। यानी कि 10-12 साल से कचरा ही नहीं उठा हुआ है, नाले ही साफ नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रहा। दुनिया चक्कर खा जाती है कि यार ये कैसे लोग हैं, इनको लोग वोट दे रहे हैं और वोट देने के बाद वो अपीलें कर रहे हैं और अपीलें करने के बाद उनको कुछ मिल नहीं रहा। तो क्या सिंध के लोग जो हैं, कराची के लोग जो हैं, वो आइंदा पीपल्स पार्टी को भी वोट ना दें और पीटीआई को भी वोट ना दें? वो किसको वोट दें और किसको वोट देकर ये बुनियादी सहूलतें हासिल करें? मतलब ये तो एक ऐसी चीज हो गई है कि टैक्स भी दो, महंगी बिजली भी दो। मैं शेख साहब से ये जवाब ले रहे। शेख साहब, सबसे ज़्यादा वोट, सबसे ज़्यादा सीट, सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं। बहरहाल ये सवाल है, आप 18वीं तरमीम की बात कर रहे हैं, वो आइनी तौर पर बिल्कुल बजा है, लेकिन क्या शहरी हुकूमत के ज़रिए सपोर्ट करके शहर के लिए कुछ नहीं हो सकता था? ये कहा गया कि शहरी हुकूमत अगर सपोर्ट हम कर लेंगे तो फिर हमारे लिए बल्दियाती इलेक्शन में बहुत एक बड़ा मसला होगा कि वो सारा क्रेडिट बेयर को जा रहा है। क्या ये वजह थी कि कोई आप लोगों ने मैकेनिज़्म नहीं निकाला, कोई रास्ता नहीं निकाला कि इस शहर के लिए कुछ हो? शहरी हुकूमत को भी 1 अरब रुपए पिछले दिनों मिल चुका है जी। KMC को डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो चुका है फेडरल गवर्नमेंट से, ये भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम डायरेक्ट कुछ करना चाहते हैं फिर ये रुकावट बन जाते हैं। ये कहते हैं बाईपास किया जा रहा है, 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी की जा रही है, आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, आप पहले सिंध को भेजें फिर हम करेंगे। और देखिए, हम तो बीच में करना चाह रहे थे ना, एक 149(4) वाले जो एक मामला उठा था, हम यही करना चाह रहे थे कि हम पैसे भेजें और सिंध गवर्नमेंट को उस डायरेक्शन के साथ पैसे हैं कि जिसको कहाँ कहाँ आपने खर्च करना है। खर्च सिंध गवर्नमेंट नहीं करने थे, लेकिन इशू ये है कि फिर अकाउंटेबिलिटी होती, फिर कोई पूछता कि भाई ये पैसे आ रहे हैं कैसे, वहाँ लग रहे नहीं लग रहे, जिसके ऊपर एक हंगामा खड़ा कर दिया गया। कुछ मुख्तलिफ कोई 100-200 सोशल मीडिया के ग्रुप्स उन्होंने अकाउंट्स बनाए हुए हैं इस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने। कुछ लोग तनख्वाहों पे ज़िलों के अंदर रखे हुए हैं जो एकदम से उसको सिंध कार्ड के ऊपर लेकर चलाते हैं। सिंध पे हमला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, टूट गया सिंध, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ये प्लान के तहत सोशल मीडिया के कुछ लोगों को 10-10, 15-15 हज़ार के ऊपर घर में बैठे हुए ये सिंध गवर्नमेंट ने अपने दिफा के लिए, सोशल मीडिया वारफेयर के लिए लोग रखे हुए हैं जो यही कहते हैं बस सिंध पे हमला हो गया, कुछ भी कर दो सिंध पे हमला हो गया, गटर के लिए पैसा भेज दो सिंध पे हमला हो गया, अस्पताल के लिए बात करो सिंध पे हमला हो गया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम सब कुछ करना चाहते हैं, हम सब कुछ करना चाहते थे, लेकिन हमारे हाथ पैर चुके। सिंध में इनकी गवर्नमेंट है और फौरी तौर पर सिंध कार्ड खेल दिया जाता है, जुल्म हो गया, बर्दाश्त हो गया, हमें कुछ नहीं दिया, उसको कुछ नहीं दिया, पैसे कट गए। तो बड़े मामलात हैं, इतना आसान नहीं है। और KMC को दिए गए हैं पैसे, KMC को भी पैसे सिंध गवर्नमेंट ने देने हैं, सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और देखिए ना, NFC आ जाता है, सूबे में पैसे आ जाते हैं, PFC नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये भी आइन में मौजूद है, आइन आर्टिकल में, आइन के अंदर मौजूद है कि NFC इन्हें खपे, PFC नहीं देना, मतलब सूबे में पैसा आ जाए, नीचे नहीं देना, लोकल गवर्नमेंट्स को नहीं देना, मेयर्स को नहीं देना। तो ये चीज़ें ठीक होने वाली हैं कि पैसा तो चाहिए, माल खपे, NFC खपे, PFC नहीं देना। जबकि जिस आइन में, जिस 18वीं तरमीम में NFC डिसाइड किया गया है, 2007 के बाद PFC नहीं दिया गया है। तो जब प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं देंगे, मतलब सूबे में पैसा आ गया, अब उसके बाद डिवाइड नहीं किया कि ये कराची को, हैदराबाद को, लाड़काना को, नवाबशाह को, फिर अपनी मर्जी से दिया। लाड़काना को देना है 100 अरब से ज़्यादा दे दो, कराची को नहीं देना, नहीं दो, हैदराबाद को ना दो, मीरपुर खास को दे दो, नवाबशाह को दे दो, सखर को ना दो। फिर ये हुआ इसके साथ मुनसिफाना तकसीम फंड्स की निचली सतह पर नहीं है। ये फंड्स की तकसीम जो है वो शायद निचली सतह पर होती तो आज सूरत 12 साल जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है कदर मुख्तलिफ नजर आती है। यहाँ पर एक बड़ी बात हो रही थी इस वक्त कराची में सफाई के हवाले से, तो नालों की सफाई का अमल गुज़श्ता 3 दिन से जारी है। उबैद शाह हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। उबैद, क्या सूरत हाल है नालों की सफाई का कराची में?
मानसून की आमद से 3 रोज कबल कराची के 38 बड़े नालों की सफाई का ख्याल हुकूमत को आ ही गया। 125 करोड़ रुपए की लागत से शहर के 38 बड़े नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। 3 रोज से ये काम जारी है, लेकिन ये जो 38 बड़े नाले हैं इनकी सफाई का काम किस हद तक और कितने फीसद मुकम्मल कर लिया गया है, इस हवाले से हुकूमत ने कोई आदाद शुमार नहीं दिए हैं। कैमरामैन रेहान अगर आपको दिखा सकें तो इस वक्त भी गुजर नाला के दोनों पॉइंट्स पर शावल लगे हुए हैं और यहाँ से कचरा उठाने का सिलसिला जारी है। यहाँ से कचरा उठाने के बाद जाम चाकरो साइड फील्ड में ये कचरा ले जाके फेंका जाता है। जो शहरी अमूर के माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि नालों की सफाई 2 महीने तक हैवी मशीनरी के साथ फुल टाइम करके भी काम किया जाए तब भी 38 बड़े नालों की सफाई 2 महीने के अंदर होना नामुमकिन है। यही वजह है कि इंतज़ामिया सिर्फ चौक पॉइंट्स को क्लियर कर रही है ताकि जो नाले के अंदर पानी है उसके अंदर फ्लो आए और बारिश होने की सूरत में जो बरसाती नाले में पानी भरेगा। उबैद शाह में तफसील कर रहे थे कि मानसून के आगाज़ के साथ ही अब नालों की सफाई का अमल शुरू हुआ है। देख रहे हैं कि बारिश तेज़ होती है या सफाई का अमल तेज़ तर किया जाता है। बहुत शुक्रिया उबैद शाह हमारे साथ मौजूद थे। फैसल अजीज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। हलीम आदिल शेख साहब, अरशद वोरा साहब और वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब, आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं। ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पूरे मुल्क में इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल और बारिशों के बाद मामलात क्या हो सकते हैं और क्या है, इस पर बात होगी। हमारे साथ रहेगी। और हर साल बारिशें और हर साल सैलाब के बाद इस वक्त सूरत हाल होती है कि चाहे वो पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के मुतअद्दिद अजला इस सैलाब से मुतासर होते हैं। लेकिन कुछ शहरों में इन बारिशों के बाद मौसम सुहाना नज़र आ रहा होता है। उसमें सर फहरिस्त इस वक्त इस्लामाबाद भी। इस्लामाबाद में हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया जमील फारूकी साहब आपके वक्त का। आप साल से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बारिशें होती हैं और इन बारिशों के बाद ये तसव्वुर किया जाता है कि शायद हम इस पानी को किसी मुतबादिल के तौर पर यानी किसी डैम्स की सूरत में किसी ज़ख़ीरा कर सकें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। ये सैलाब आता है, हमारी फसलें तबाह हैं, हमारे गांव तबाह हो रहे होते हैं और ख़ुद कटाव से दरिया जो हैं वो भी मुतासर हो रहे होते हैं। इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है कि एक ज़रई मुल्क हो और ज़रई मुल्क के लिए कुछ किया जाए। पिछली हुकूमतें, ये हुकूमत, आपने कभी देखा ऐसा कुछ सोचा जाए? मुदस्सिर इकबाल बहुत शुक्रिया, आपने ट्रांसमिशन में मुझे मदऊ किया। सबसे पहली बात यह है कि इस तरह का जो क्लाइमेट चेंज है वो किसी भी खित्ते का खासा हो सकता है। हमारा अलमिया ये है कि हम 73 साल से ना घबराने की कैफियत में खुद को मुब्तला किए हुए हैं। खान साहब पे तो अभी मलबा पड़ा ना कि उन्होंने कह दिया कि आपने घबराना नहीं है। हम खुद साख्ता किस्म की अदम घबराहट की कैफियत में मुब्तला हैं और पिछले 73 साल से मुब्तला हैं। किसी भी खित्ते के अंदर जो नेचुरल क्लाइमेटी होती है वो उस इलाके की या तो ब्यूटी होती है या उसके लिए डिजास्ट्रस होती है। हमारी जो नेचुरल क्लाइमेटी है वो डिजास्ट्रस है। हम जिस फॉल्ट लाइन पे हैं वो डिजास्टर्स है। मॉनसून जून से सितंबर तक होता है और जून से सितंबर तक हर साल मैंने खुद फ्लड कवरेज की 2010-11 में सिंध के अंदर क्या हुआ, उसके बाद फिर बाद में दोबारा 2013-14 में हमने जो फ्लड के मामला देखे वो इसी सीजन के अंदर हुआ। लेकिन मामला यह है कि हमारे मुल्क के अंदर या हमारे जैसे मुल्कों में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहलाती हैं वहां डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई सिलसिला नहीं है। हम 73 साल से इसी चीज के ऊपर इक्तफा किए हुए हैं कि हम जैसे कैसे करके पाक अफवाज के ऊपर, पाक बहरिया के ऊपर, पाक फजाइया के ऊपर रिलाय करते हैं, वो हमें इस तरह के डिजास्टर से निकालती हैं। लेकिन हम बजाते खुद या बतौर इंस्टीट्यूशन कोई ऐसा इदारा बना नहीं पाए जो फाल तौर पर इन चीजों को देख सके या डिजास्टर मैनेजमेंट कर सके। अब दो चीजें होती हैं, एक तो आप उस क्लाइमेटी के अंदर हैं या उस माहौलियाती तब्दीली के अंदर हैं जो कि आपको वर्षे में मिली है, जो आपके बतौर खित्ता आपके पास मौजूद है। उसको आप नेचुरल ब्यूटी कहिए, उसको आप क्लाइमेटी कहिए, उसको आप डिजास्टर सिचुएशन कहिए, कुछ भी कह लीजिए, वो आपके हिस्से में है, आपको उससे निबरदाजना होना है। दूसरी बात आती है ह्यूमन कैपेबिलिटी की। वो कैपेबिलिटी आपकी कैपेबिलिटी है। खुदा ना खास्ता कोई डिजास्टर आता है तो उससे आपने कैसे निबरदाजना होना है। खुदा ना खास्ता कोई नागहानी आफत आती है या कैफियत पैदा होती है तो उससे आपने कैसे डील करना है। और हमारे लिए सबसे बड़े अलमिया की बात यह है कि हमें हमेशा लारा लप्पा देकर ही साइड पर रखा गया, काम टके का नहीं हुआ। और हर साल की तरह यही हो रहा होता है और इस साल में भी यही मामलात होते हैं। अच्छा जमील हमारे साथ रहेगा, हम मजीद इसको बात करते हैं। हमें चीफ मेट्रोलॉजिस्ट महर साहब जाद खान साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे जान लेते हैं कि इस साल
जो है, महर साहब कितनी बारिशें होंगी? क्या इस बार भी कोई सैलाबी सूरत हाल जो माजी में कुछ सालों में रही है वैसी ही कैफियत होगी मॉनसून में? बिल्कुल जी। इस साल जो हमारी मॉनसून की फोरकास्ट है वो आपको बताया जा चुका है कि ओवरऑल पाकिस्तान के ऊपर 10% ज्यादा है, यानी ओवरऑल पाकिस्तान में। लेकिन हमारे जो इलाके हैं ये दरियाओं के कैचमेंट एरिया, खास तौर पे कश्मीर हो गया, इन इलाकों में 20% ज्यादा है। तो इस अगर देखा जाए कि जब हमारे कैचमेंट एरियाज में बारिश ज्यादा होगी तो डेफिनेटली सैलाब आने का खतरा रहता है। और इस इम्कान को हम जो फोरकास्ट में भी हमने दिया हुआ है कि एक तो रिवराइन फ्लडिंग का खदशा होगा, और दूसरा शहरों में तो किसी वक्त भी जो हमारे ये खास तौर पे बिग सिटीज हैं, जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, चाहे वो कराची है, चाहे हैदराबाद है, चाहे पेशावर है, या पंजाब के जो है इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, लाहौर है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, मुल्तान, तो इन शहरों में तो जो अर्बन फ्लडिंग है वो जब थोड़ी सी भी बारिश ज्यादा बारिश थोड़े से शॉर्ट टाइम में हो जाएगी तो अर्बन फ्लडिंग, और अर्बन फ्लडिंग आजकल एक बहुत बड़ा यानी एक फ्रीक्वेंट फिनोमेना बन चुका है। बारिशें 30 मिलीमीटर या 50 मिलीमीटर तक भी हो जाती है एक घंटे में, तो वो ये पूरे शहर जो है, आपने देखा होगा कि कराची उस दिन कुछ इलाकों में 39 मिलीमीटर थी, लेकिन उसने भी कि जो सिचुएशन पैदा कर दी थी वो आपके सामने है। तो ये सैलाब को रद्द नहीं किया जा सकता, बारिशों के इम्कानात ज्यादा हैं, और ये अभी सिंध पे बारिश हो रही है, फिर सिस्टम थोड़ा सा ऊपर निकलेगा तो हमारे पंजाब या हमारे कैचमेंट एरिया जो है वहां पे भी बारिश का इम्कान है। साहबजाद साहब, ये कितना दौरानिया है इसका? आप जुलाई के ये फर्स्ट वीक से ही बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया, बल्कि पंजाब में तो जून के एंड से हुआ है, कब तक जारी रहेगा? पंजाब में जो है वो तकरीबन एक स्पेल जून के एंड में था, उससे बारिशें हुई है, कुछ शहरों में थोड़ा सा मसले पैदा हुए, लेकिन इतने ज्यादा नहीं थे। अभी तो बारिशें स्टार्ट हो रही हैं, मॉनसून स्टार्ट हो रहा है, तो इंशाल्लाह जैसे अब कराची में आप देख रहे हैं कि अगले 24 घंटे भी कराची में इम्कान है और अच्छी खासी बारिश का इम्कान है। तो इसके बाद 3-4 दिन के बाद जो है ना, हम 11 के बाद पंजाब के या कश्मीर में बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसमें डेफिनेटली अच्छी बारिश है। लेकिन अगर तो कुछ टाइम ज्यादा लग जाता है बारिश में, ड्यूरेशन उसकी ज्यादा देर में होती है कि रिमझिम होती है, तो फिर पानी साथ होता है। लेकिन एकदम क्लाउड बस्ट हो जाए या एकदम वो मूसलाधार बारिश हो जाए तो उससे मसाइल पैदा हो जाते हैं, और जिसका चांस हर वक्त रहता है मानसून में खास तौर पर। सही। अच्छा, साहबजाद साहब हमारे साथ ही रहेगा, जमील फारूकी साहब भी हमारे साथ हैं। अब ये सूरत हाल जो सैलाब की है, ये माजी में किस तरह से रही है, क्या चीज़ें, अपने नाज़रीन को एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि गुज़श्ता सालों में सैलाबी कैफियत कैसी रही है और अब हम क्या कर सकते हैं। ये हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। पहले रिपोर्ट देखते हैं ना। हम बात कर रहे हैं इस वक्त सैलाबी कैफियत के हवाले से और मानसून के बाद जो पाकिस्तान में सूरत है। जमील फारूकी साहब हमारे साथ हैं, सीनियर एंकर पर्सन। जमील फारूकी साहब, ये तो डैम बनाया जाना बहुत बड़े मामलात हैं, डैम की बातें आपने भी पिछले साल में सुन ली, हमने भी सुन ली, वो कब बनेगा, क्या होगा, वो तो मामलात हैं। लेकिन ये सैलाब की एक कैफियत है जिसमें ऐसा पानी जो हम हर साल ज़मीनें अपनी तबाह करके, शहर अपने तबाह करके, गांव देहात अपने तबाह करके सैलाब की कैफियत में निकाल देते हैं। तो फारूकी साहब, क्या इधर सोचना गुनाह था कि डैम्स बना लिए जाएं? मंगला के बाद ये सोचा ही नहीं गया कि कोई ऐसा काम कर लिया जाए कि अगली आने वाली नस्लों के लिए बिजली भी हो जाए, ज़राअत बेहतर हो जाए इन डैम्स के ज़रिए, लेकिन इधर सोचा नहीं गया, बंद कर दिया। अब आप समझते हैं कि कोई हल है? रातों रात तो डैम नहीं बनेगा, कोई हल की जाने भी हुकूमत सोचती है? मुदस्सिर, मसला सारा ये है कि कौमों की ज़िंदगी उनकी तरजीहात से बदलती है। पता चलता है कि आपकी तरजीहात क्या हैं आपकी लाइफ में। हमारे यहाँ कोरोना पेंडेमिक होता है तो हमारी तरजीहात ये हैं कि सिंध विफाक से और विफाक सिंध से लड़ रहा है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गंभीर सूरत हाल होती है नागहानी कैफियात में या नागहानी आफत में, जैसे कि आपको याद होगा ज़ल्ज़ला आया, उस वक्त हमारी क्या तरजीहात थी, क्या आपको और हमें पता नहीं है? बतौर ह्यूमन
जो हम डेवलपमेंट के लिए हमें सोचना चाहिए वो सोचने से कतराते हैं और कर कुछ और रहे होते हैं। तरक्की पजीर ममालिक में और तरक्की याफ्ता ममालिक के जो रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनकी तरजीहात का फर्क इसी से पता चलता है, क्योंकि वो विजन के साथ आगे सोचकर चल रहे होते हैं। क्या हमारे यहां किसी ने 1950 में सोचा था कि हमें 2020 में क्या करना है? मतलब आपको 1000 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के लिए पहला स्टेप तो लेना होता है ना। तो हमारे यहां तरजीहात क्या है? अगर हमारे गुज़िश्ता चीफ जस्टिस ने यह कहा था कि हमने डैम बनाने के लिए फंड इकट्ठा करना है और उसको शुरू करना है, तो क्या वो पहला स्टेप हमारे यहां किसी ने लिया? ये सारी वो तरजीहात हैं जिसको हम निगलेक्ट करके बैठे हुए हैं। आज भी आप बात कर लें किसी से, मॉनसून आया है, मॉनसून चला जाएगा, ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा पानी हो जाता है और पानी निकल भी जाता है, और हर साल आ जाता है और हर साल निकल जाता है। ये सिलसिला हमारे साथ 73 साल से, जब से पाकिस्तान बना है तब से चल रहा है। अभी कुछ देर पहले आप कराची की बात कर रहे थे। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी, दुनिया का 7वां बड़ा शहर, और इसको बीटा ग्लोबल सिटी रैंकिंग में 7वां नंबर दिया गया है। और 2014 के मुताबिक 114 बिलियन डॉलर्स रेवेन्यू 2014 में था। अभी 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा रेवेन्यू उस शहर का है। उसकी हालत देखी है आपने? पानी की निकासी नहीं होती है, गटर उबल रहे हैं, जहां लोग रहते हैं वहां पर ताफुन ज़्यादा कैफियत है, और उस कैफियत से निकलने के लिए ना तो सूबा सोचता है, ना लोकल गवर्नमेंट सोचती है, ना वफाक सोचता है। वफाक कहता है 2 साल में हम करें तो क्या करें, हमें तो गुज़िश्ता हुकूमत ने गांधी इतना दिया है। जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। कराची को छोड़ दें, पंजाब में आ जाएं, साउथ पंजाब में राजनपुर से, जहां से दरिया सिंध गुजरता है, आपको पता है कि वहां हर साल 5 बंद बांधे हुए हैं, हर साल वहां से पानी क्रॉस करता है, फ्लड आता है और पूरे की पूरे खेतों को और फसलों को, एग्रीकल्चर लैंड को बहा कर ले जाता है। आज तक 73 साल में किसी ने सोचा कि यार ये इतना वाफिर मिकदार में पानी जो है वो आपकी आबादियों को यहां से मिसमार करता हुआ निकल जाता है, दोबारा समंदर में भी चला जाता है, उसको हम कहीं स्टोर कर सकते हैं, उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट हो सकती है। किसी ने नहीं सोचा। प्लानिंग करने वाले आते हैं, नारे लगाते हैं, इन्हीं लोगों से, इन्हीं अवाम के चंदे के ऊपर आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का इनिशिएशन होता है और होता कुछ नहीं है। हमारी तरजीहात देखें, हमारे यहाँ मेट्रो बसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ मेट्रो ट्रेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ अब सीएम के लिए हेलीकॉप्टर का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ गवर्नर्स के लिए नए हाउसेस बनना बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ एमएनएस के लिए नए हॉस्टल्स बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक मेट्रोपॉलिटन शहर के अंदर अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो पूरे का पूरा शहर डूब जाता है। निज़ाम ज़िंदगी उसका तो मामला ये है ना कि अगर मेट्रो बसेस बनेंगी तो वो नजर आएंगी, सिटी के अंदर क्या हो रहा है सबको नजर आएंगी। सीवरेज का मामला होगा तो वो जेर जमीन चला जाएगा, उसका तो किसी को नजर ही नहीं आएगा किसी ने आके ये काम किया था। अच्छा, मैं राजा साहब से बात कर लेते हैं। हुकूमतों के मामला भी हैं, वो गिला जो आप कर रहे हैं बिल्कुल बजाय, लेकिन इदारे जो काम कर रहे हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। राजा साहब, ये पुलों को बचाने के लिए, हेडवर्क्स को बचाने के लिए, शहरों में पानी दाखिल ना हो, फिर आखिरकार बंद तोड़ना पड़ते हैं क्योंकि दरिया का बहाव जो है वो इतना तेज हो जाता है। अब मामला ये है कि आपने जो तैयारी बंद की कर ली है, तमाम तर चीजें कर ली हैं, कौन सी ऐसी जगह हैं जो आपको बताई जा रही हैं कि बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकती हैं पंजाब में ख़ास तौर पर, और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब का और सेंट्रल पंजाब का ये जो एरिया है जहाँ से ये निकलता है दरिया और सैलाब, तो कौन से एरियाज हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं, जिनको आपने ज़्यादा फोकस कर रखा है इस वक्त? हमारी जो सूरत हाल है, एक साहब को अर्ज़ किया कि जो हमारे मुल्क का जो ज़्यादातर इलाका है जो जिसमें पंजाब शामिल है और मेरे ख्याल है राजा खुर्रम शहजाद साहब से हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है, और हम बात कर रहे हैं इस वक्त सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। राजा खुर्रम शहजाद साहब से हमारा रब्ता हुआ है, DGPDM में है। कौन से ऐसे स्पॉट्स हैं जो आप बता रहे थे राजा साहब, जो जहाँ पर ज़्यादा ख़तरा है कि वहाँ पर सैलाबी कैफियत हो सकती है, और क्या आप सोच रहे हैं कि कितना नुकसान इस बार हो सकता है पंजाब में, ख़ास तौर पर वो देही इलाके जो हमेशा से सैलाब की जद में रहते हैं? जी, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि अगरचे हमारा सिंध दरिया जो है वो सबसे बड़ा दरिया है, लेकिन सिंध के ऊपर
और जेलम के ऊपर हमारे पास डैम्स मौजूद हैं। जी। चनाब वो वाहिद दरिया है जिसके ऊपर कोई डैम हमारे पास मौजूद नहीं है, और इसमें जैसे कि मेट डिपार्टमेंट ने बताया है कि जो हमारे जो कैचमेंट एरियाज़ हैं हमारे इन दरियाओं के, इस पे 20% ज़्यादा बारिश का ख़तरा है। इसके साथ साथ जो बर्फ़ है वो भी, चूँकि टेम्परेचर लेट राइज़ हुआ है, गर्मी लेट पड़ी है, तो अभी बर्फ़ भी जो है वो उतनी नहीं पिघली थी। वो अगर बर्फ़ का पिघलना और इन दरियाओं, इन बारिशों का जो होना है वो आपस में सुपर इम्पोज कर जाता है, तो फिर हमें ज़्यादा ख़तरा जो है वो चनाब दरिया के ऊपर होगा अगरचा। और इसमें आपको ये भी बताता चलूँ कि इसमें सियालकोट जो ज़िला है और उसमें, और जो हमारा नारोवाल ज़िला है, वहाँ पे जो नाले हैं, बरसाती नाले हैं, बड़े नाले, एक बसंतर, पलकू, डेग, वो भी इन दरियाओं में शामिल हो जाते हैं। तो ज़्यादा ख़तरा हमें चनाब का होता है, उसकी मैनेजमेंट का होता है। अगरचे के त्रिमू हेड जो जंग है, जहाँ पे दोनों दरिया जेलम और चनाब मिलते हैं, वहाँ पे उसकी कैपेसिटी को काफ़ी बड़ा कर दिया गया है, तो इससे भी जो है डाउन स्ट्रीम त्रिमू जो है वो भी सैलाब का ख़तरा कम हो गया है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें फैक्टर्स जो मिल जाते हैं, बर्फ़ का पिघलना, बारिश का होना, ये सारे फैक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास तवक्को से ज़्यादा पानी होगा और हमारे जो चनाब के ऊपर जो हमारे जो अजला हैं उनके मुतासर होने का खदशा है। तो इसका मतलब है कि बाकी जो दरिया है हमेशा की तरह वहाँ सतलुज और रावी वो खुश्क ही रहेंगे, वहाँ पर सैलाबी कैफियत के मामला तो नहीं होंगे इस बार? जी, पिछली दफ़ा 2019 में भी जब सतलुज, हमने यही देखा था कि वहाँ पे सतलुज में जो पानी आया था वो वहाँ पे जो उनके पोंग और जो बाखरा डैम है उसमें पानी भरने के साथ साथ वहाँ पे जो हिल टॉरेंट्स थे उन्होंने जो दरिया था सतलुज उसमें काफ़ी पानी का इजाफा कर दिया था, जिसकी वजह से वो पानी हमारे पास आया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी रही है कि वहाँ पे जो हारी के ऊपर जो है वो पॉन्डिंग जो एक्यूमुलेट नहीं हो सकी और काफ़ी सारा पानी पीछे हिंदुस्तान में फैल गया था, जिसकी वजह से हमारा जो सैलाब था वो काफ़ी थम गया। इस दफ़ा भी 3 डैम जो इंडिया की तरफ से रावी के ऊपर बनाया गया है और जो सतलुज के ऊपर जो उनको डैम है, अभी तक उनकी जो कैपेसिटी है वो 50% से कम भरे हुए हैं। तो उसकी तरफ से हमें इस वक्त जो है तवक्को से, अगर हिंदुस्तान में अगरचे बारिशें ज़्यादा हो रही हैं लेकिन अभी डैम्स में रिजर्वायर्स मौजूद हैं, तो इस वक्त सर-ए-दस्त जो है अभी वो इन जो मशरकी दरियाओं हैं उस पर अभी तक ख़तरा सामने वाजे होकर नहीं आया। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मैं सवाल तो जमील आपसे वो कर रहा था, लेकिन उससे पहले राजा साहब की जो बात हो रही थी कि वहाँ पर जो डैम्स हैं, हमने देखा ये पैरेलल वहाँ पर डैम्स बनाए जाते रहे, जो 3 दरिया उनके हिस्से में थे, ब्यास, सतलुज और रावी, लेकिन हमारे पास जो दरिया थे उन दरियाओं पर हमने शायद डैम नहीं बनाए। चनाब की कैफियत खुद बता रहे हैं राजा साहब कि सियालकोट से लेकर तो ये पूरा जाकर मुल्तान तक, ये जहाँ जहाँ गुजरता हुआ जा रहा होता है वहाँ तक ये कैफियत झंग तक रहती है। हमारी लीडरशिप इतनी बिल्कुल कुंज़ेन थी, सोच नहीं थी उनके पास, विजन नहीं था उनके पास, ये बना नहीं सके, या वैसे ही हमारे पास इतनी गुर्बत थी कि हम बाकी चीज़ें तो कर सके हैं, डैम नहीं बना सके, छोटे डैम भी नहीं बना सके हैं। फिर जहाँ तक चनाब का ताल्लुक है वो बाकी सारी चीज़ें जो हैं, प्लानिंग और ये तमाम जो फैक्टर्स आपने गिनवाए हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन डैम के लिए एक उसका एलिवेशन लेवल होना चाहिए, उसके ट्रेन होनी चाहिए, उसकी हाइट मेंटेन होनी चाहिए। तो चनाब के लिए जो रिजर्वायर की जगह बनती है उसमें कुछ इलाका हल्का, थोड़ा इलाका जो है पाकिस्तान का आता है, ज़्यादा इलाका हिंदुस्तान का जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पे प्लेस बनती है जो डैम की विजिबिलिटी बनती है, और कुछ इलाका उसमें आज़ाद कश्मीर का भी हल्का फुल्का थोड़ा सा आता है। सही। तो ये इसमें चनाब के ऊपर ये बहुत बड़ा एक हैंडीकैप है, ये नेचुरल हैंडीकैप है, और इस वजह से जो है ना चनाब के ऊपर अभी तक कोई बड़ा रिजर्वायर नहीं बनाया जा सका। सही, ठीक है। अच्छा जमील, हम बात कर रहे थे, उस आप कराची के हवाले से बात कर रहे थे, मैं सिर्फ मिसाल दी कराची की, लाहौर भी कैफियत वैसी होती है, बाकी दीगर बड़े शहर जो हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के, वहाँ भी ये कैफियत होती है। मेरा सवाल ये था कि ये इनके अपने भी घर हैं, अपने ख़ानदान, अपनी ज़मीनें, अपनी जगह, वहाँ के लिए भी नहीं सोचा जाता कि कुछ काम कर लिया जाए? मुल्क भी अपना है, ठीक है, दौलत बाहर होती है, बच्चे बाहर होते हैं, उनकी स्टडीज़ बाहर होती है, लेकिन ये भी मुल्क तो इनका अपना होता है, ये भी सोच नहीं आती कि कुछ काम कर ले हुकूमत? बात काम की नहीं है मुदस्सिर। अभी जिस तरह हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट बैठे हैं, उन्होंने कहा है PDMA के कि अल्लाह की करम नवाजी से हम इस चीज़ से निकल जाते होते हैं। मामला सारा ये है कि अगर आफत आती है ना तो हम कहते हैं कि अल्लाह हमसे नाराज़ था, आफत आ गई, और फिर अगर हम बच के निकल जाते हैं तो हम कहते हैं कि अल्लाह की करम नवाजी से हम बच गए। यकीनन अल्लाह की करम नवाजी है और अल्लाह के अज़ाब का भी एक सिलसिला है, लेकिन अल्लाह ने हमें अकल भी दी है
हमें विजन भी दिया है। बिल्कुल। और अगर ये ना होता तो दौरे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो में जितनी बड़ी सल्तनत और सल्तनत इस्लामिया को फैलाव मिला था, इशाअत मिली थी, वो उस तरह से ना होती है। दौरे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में 2-2.5 साल के दौर में जिस तरह हुआ था उस तरह ना होता। हम लोग दरअसल अपनी कोताहियों और कम अकलियों को छुपाने के लिए हम कवर ढूंढ रहे होते हैं, शेल्टर ढूंढ रहे होते हैं। इन सबके घर इधर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अशराफिया और अवाम में एक डिवाइड है। आपको इस बात का इदराक होना चाहिए कि अगर किसी बड़े शख्स का कोई बहुत बड़ा लैंडमार्क या एरिया है तो वो ऐसी जगह पर होगा जहां वो उसको कहीं ना कहीं से सेव कर लेगा, प्रोटेक्ट कर लेगा। फंसेगा कौन? एक आम आदमी, वो आम आदमी जिसको खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, जो धान की अपनी काश्त करता है और धान की काश्त को बचाने के लिए पूरा अरसा लगा रहता है किसी तरह पानी इस तरफ ना आए, लेकिन बंद बांधने के लिए कौन आगे नहीं बढ़ता? वो जो रिस्पॉन्सिबल्स हैं। अब मुझे बता दीजिए कि 73 साल में ये सारे बड़े बड़े, इसमें से अगर 30 साल भी आप जमहूरियत को दे दें, उन जमहूरी 30 सालों के दौरान उन्होंने काम क्या किया है? यानी आप ये देखिए कि कराची जैसे बड़े शहर के अंदर अगर कहीं पर आतिशज़दगी का वाकया पेश आता है, आपके पास सिर्फ 2 स्नॉर्कल्स हैं। अब अंदाजा लगा लीजिए, 2 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। शाहराह फैसल और आई चंडीगढ़ की इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग्स को देख लें, आपके पूरे मुल्क की मईशत की नाक है। वहां पर आग लग जाए ना, आपके पास सिर्फ 2 स्नॉर्कल्स हैं। पीछे क्या बचता है? आप देखते हैं पाक बहरिया की तरफ, आप देखते हैं पाकिस्तान आर्मी की तरफ। इसी तरह से दीगर शहरों के अंदर जो बड़े वेल प्लान्ड सिटीज हैं, एक्सेप्ट इस्लामाबाद, आप देख लें वहां सिचुएशन क्या है। थोड़ी सी बारिश तो शायद हमारा ध्यान उस तरफ है नहीं कि शहरियों के लिए और शहर के लिए कुछ शायद कर लिया जाए, ये इस वक्त कैफियत है। बहुत शुक्रिया। आज हम ट्रांसमिशन में कराची में सूरत हाल, जो सैलाबी कैफियत इस वक्त मॉनसून की है, उसके हवाले से भी आगाह कर रहे थे। पूरे मुल्क में भी जो इस वक्त कैफियत है और जो इंतजाम हो रहे हैं। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, एक ब्रेक के बाद बुलेटिन होगा, हमारे साथ रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।